आज का सवाल है, सुलह ए कुल किस प्रकार मुगल साम्राज्य के एकीकरण का स्रोत था, इस आदर्श को किस प्रकार लागू किया गया। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात बता दूं आपको, जो इस पूरे चैप्टर की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज का जो सवाल है हमारे पास कि सुलह ए कुल किस प्रकार मुगल साम्राज्य के एकीकरण का स्रोत था। तो पहली बात, ये सुलह ए कुल है क्या, ठीक है। दूसरी बात, मुगल साम्राज्य का टाइम पीरियड आपको पता होना चाहिए। तीसरी बात क्या है, एकीकरण, ठीक है। तो सुलह ए कुल क्या है, सुलह ए कुल का मतलब सिंपल सी भाषा में ये है कि सभी धर्म समान हैं, कोई भी धर्म किसी से ऊंचा नहीं है, कोई भी धर्म किसी से नीचा नहीं है। सपोज कि ये एक हिंदू है, एक मुस्लिम है। मुस्लिम कहता है कि मेरा धर्म सबसे ऊपर है, तो हिंदू व्यक्ति जो है वो ये कहेगा आपका धर्म कोई ऊपर नहीं है, मेरा धर्म सबसे ऊपर है, ठीक है। तो इसी समस्या को समाधान के लिए अकबर ने क्या किया था, सुलह कुल की नीति अपनाई थी, ठीक है। सुलह कुल की नीति ये कहती है कि भाई देखो, चाहे आप हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, आपका धर्म किसी भी धर्म से ऊपर नहीं है और आपका धर्म किसी भी धर्म से नीचे नहीं है। यानी कि सभी धर्म सब समान है, सभी, क्योंकि सबका जो अंतिम लक्ष्य है वो एक ही है, जो कि है मोक्ष, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। सुलह कुल के बारे में आप समझ में आ गया होगा आपको कि सुलह कुल क्या है। अच्छा, मुगल साम्राज्य में देखिए ये कब अपनाया गया था, मुगल साम्राज्य के जो अपनाया गया था मेनली अकबर के समय अपनाया गया था, ठीक है। एकीकरण का मतलब क्या होता है कि ये सभी व्यक्ति एक साथ रहे। एक साथ का मतलब क्या, देखिए जैसे ये चाबी देख रहे होंगे आप, ठीक है, ये कीज है, कई सारे कीज को इन्होंने क्या कर दिया, एक ग्रुप में बना दिया, ठीक है। तो इसी को क्या कहते हैं हम, एकीकरण, ठीक है, इसी को कहते हैं एकीकरण। क्लियर है। चलिए, क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है मैं पहले बता दूं। यही मेरा टाइप रहा है, मैं चाहे ग्रेजुएशन में रहा हूं, चाहे मैं 12th में रहा हूं, मैं चाहे 10th में रहा हूं, मैं हमेशा क्वेश्चन को इसी प्रकार थोड़ा सा अट्रैक्टिव टाइप में होना चाहिए, ठीक है, जिससे कि टीचर को पढ़ने में भी मजा आए, ठीक है। चलिए मैं एक बार पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा सा चेंज, ये नहीं, ग्रीन कलर ले लेता हूँ मैं, ठीक है, ये ले लेता हूँ, ठीक। तो अब सबसे पहले क्या करना होगा, आपको कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है, जो आपका पहला पॉइंट जो है, जैसे कि यहाँ पे देखिए सुलह कुल, ठीक है। तो सुलह कुल के बारे में आपको पहले एक्सप्लेन करना होगा कि सुलह कुल है क्या, ठीक है। तो आप पहले लिखेंगे सुलह कुल है क्या, जैसे मैंने यहाँ लिख रखा है सुलह कुल क्या है, ठीक है, कलर चेंज कर लिया। सुलह कुल क्या है, तो मैं पहले एक हेडिंग लिखूंगा, जरूरी नहीं आपको हेडिंग ऐसे डालनी, आप इस हेडिंग को चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, इस हेडिंग को आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, कहाँ पर, इस हेडिंग को सबसे ऊपर लिख सकते हैं और इसके नीचे पूरा एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन मेरा हमेशा तरीका ये रहा है कि जो मेन पॉइंट है वो हमेशा क्या हो, एक अलग ही दिखे। कैसा दिखे, एक अलग ही दिखे। समझ में आ गया। अच्छा, अब ये आता है सुलह कुल। पहली बात तो कोई भी कॉन्सेप्ट आता है तो किसी ने दिया होता है, चाहे कोई भी वैज्ञानिक होता है, जैसे कि कोई भी थ्योरी कोई देता है तो क्या कहते हैं कि इस वैज्ञानिक ने इस थ्योरी दी है। तो उसी तरह से सुलह कुल की कोई नीति जो है, ये जो नीति है किसी ने दिया होगा, तो उनका नाम क्या है, पहले आपको मेंशन करना होगा कि कहाँ से इसका ओरिजिन हुआ है और कौन इसको प्रतिपादित किया है। तो इसमें दो व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण आते हैं। एक आते हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन, इनका नाम याद कर लीजिएगा, ख्वाजा मोइनुद्दीन। क्या नाम है उनका, ख्वाजा मोइनुद्दीन द्वारा प्रतिपादित किया गया था, यानी कि सिद्धांत के इनके जनक हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सुलह कुल के जनक कौन है, तो आप क्या बोलिएगा, ख्वाजा मोइनुद्दीन, ठीक है। अच्छा, ये कौन प्रतिपादित किया था, प्रतिपादित यानी कि इसको लागू कौन किया था अपने अपने काल में, तो ये थे अकबर, ठीक है। अकबर ने क्या किया था, इन्होंने अपने समय में इनको लागू किया था, यानी कि अपने राज्य में लागू किया था। अच्छा, यहाँ आपने लिख लिया इतना। उसके बाद आपको लिखना है कि अकबर का समय काल, कि अकबर का टाइम क्या है, अकबर का टाइम पीरियड क्या है। देखिए, सॉरी, अकबर का टाइम है 1526 से 1605, ठीक है। अकबर का टाइम है, आपने शायद मूवी देखा होगा अकबर वाला, जिसमें एक बच्चा होता है, बैरम खां वगैरह, आपने मूवी देखा होगा। ये जोधा अकबर भी देखा होगा आपने, है ना, जोधा अकबर, ठीक है। जोधा अकबर वाली मूवी वगैरह देखा होगा। उसमें क्या हुआ था, जो अकबर जब राजा बना था उस टाइम उन्होंने क्या किया, महसूस किया कि सभी धर्म का उद्देश्य एक ही है। क्या है उनका, सभी धर्मों का उद्देश्य एक ही, अतः उसने क्या किया, सभी धर्मों से अच्छी बातें लेने का निर्णय ले लिया। यानी कि हम देखते हैं ना कि सपोज कीजिए एक सड़ा हुआ फल है, ठीक है। जो गरीब माता पिता हैं वो क्या करते हैं, वो थोड़ा सा कहीं से थोड़ा सा रोटेन होते हैं, यानी थोड़ा सा अगर कहीं यहाँ से
खराब हो रखा है या फिर थोड़ा सा यहाँ हो रखा है, तो क्या करते हैं कि लोग वो खरीद लाते हैं। और उसके बाद या गरीब माता पिता, क्या जितने भी जूस वगैरह की दुकान वगैरह देखा होगा आपने, वो यही फल लाते हैं, ठीक है। और ये लोग क्या करते हैं, इसको कट कर देते हैं और बाकी जो अच्छे, ये भी कट कर दिया, बाकी जो ये पूरा पोर्शन जो अच्छा वाला पोर्शन है इसका लाके रीयूज़ कर लेते हैं, रीयूज़ कर लेते हैं, ठीक है। उसी तरह से अकबर ने क्या किया, जो अच्छी अच्छी सभी धर्मों की अच्छी अच्छी बातें थी, जैसे कि हिंसा नहीं करना है, किसी को मारना नहीं है, किसी को सताना नहीं है, किसी पे पाप नहीं करना है, किसी की चोरी नहीं करना है, ये सब बातें, ऊपर वाले का नाम लेना है, सभी धर्मों में क्या कहते हैं, सभी धर्मों में जैसे कि तीर्थ यात्रा करनी है, ये सब बातें उन्होंने क्या कर दिया, सभी धर्मों से वो मोटी मोटी बातें उन्होंने इकट्ठा करके उठा ली, ठीक है। अतः उसने सभी धर्मों से अच्छी बातें लेने का निर्णय लिया और इसी को उन्होंने क्या कह दिया, सुलह एक कुल। ध्यान रखिएगा, इसी को बात के क्या 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 कहा उन्होंने, सुलह एक कुल कहा गया, उनको सुलह एक कुल कहा गया है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। सुलह कुल के बारे में जब एक्सप्लेन कर देंगे आप इतना, ठीक है, तो आपका जो एग्जामिनर है ना वो समझ जाएगा कि बच्चे को सुलह एक कुल के बारे में पूरी नॉलेज है, क्या कि बच्चे को पूरा नॉलेज है। अब टीचर क्या करेगा, आगे हो सके तो नहीं भी पढ़ेगा, आपके बस आगे का पोर्शन हेडिंग देख लेगा कि हाँ इस बच्चे ने ये भी लिखा, यानी कि ये भी अच्छी तरह से ही लिखा होगा, लेकिन आपको पूरा लिखना है। आपने लिख लिया कि सुलह कुल क्या है, उसके बाद आपको लिखना है कि मुगल इतिहासकार के अनुसार ये सब क्या क्या था, ठीक है, क्योंकि आपने सुलह कुल के बारे में बता दिया है। अब एकीकरण की बात कौन बताएगा हमें, एकीकरण था हमें कैसे पता चलता है, हमें पता चलता है जैसे कि यहाँ देखिए, हमें कहाँ से पता चलता है, हमें पता चलता है बुक्स से। बुक्स कैसे, जो मुगल दरबार में जो बुक्स वगैरह लिखी गई होगी, और लोग जो लिखते होंगे, जो हिस्टोरियंस रहे हैं, वहाँ के जो दरबारी कवि होते हैं, जैसे कालिदास वगैरह की, व्यास हैं, भास हैं, माघ हैं, इतने सारे स्कॉलर्स हैं, या फिर आप कह सकते जितने भी स्कॉलर्स हैं, ठीक है, जैसे कार्ल मार्क्स वगैरह हैं, ये लोग क्या करते थे, बुक्स वगैरह लिखते थे। तो इन्हीं से हमें पता चलता है कि वहाँ पे क्या कैसे एकीकरण का स्रोत था, ठीक है। तो मुगल इतिहासकार के अनुसार क्या होता था, साम्राज्य में, अब ये कौन बता रहा है, मुगल हिस्टोरियंस बता रहे हैं, कैसा बता रहे हैं, अपने बुक्स में लिख के, साम्राज्य में हिंदू, जैन, पारसी, मुसलमान आदि अनेक जाति एवं धार्मिक समुदाय के समूह में रहा करते थे। यानी कि ये लोग क्या करते थे, एक ग्रुप में रहा करते थे। कोई इनमें ये नहीं होता था तू मुस्लिम है, तू हिंदू है, मैं तेरे साथ ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, तू कैसे में ये आ गया, या फिर इस तरह से, ठीक है। तो ये लोग क्या करते थे, एक समूह में रहते थे, एक भाईचारे के रूप में रहते थे। आगे बताते कि बादशाह शांति एवं स्थायित्व के रूप में इन सभी समूहों के ऊपर होता था। मैंने आपको मैप दिखाया था ना कि देखो, ये आपको दिखाया था मैंने आपको कि ये जो है ना, ये सभी लोग सब साथ रह रहे हैं, ठीक है। और इन सब का सेंट्रिक पोर्शन क्या है, ये बादशाह कौन, यानी कि मुगल साम्राज्य, ठीक है। क्या करते थे ये शुरू से बताता हूं। बादशाह शांति एवं स्थायित्व के रूप में इन सभी समूहों के ऊपर होते थे, वह इनके बीच मध्यस्थता करता था। यानी कि अगर इनमें कभी काल अगर दरार भी पड़ जाती थी, कभी एक दूसरे से लड़ भी लेते थे, तो यह अंतिम जो फैसला होता था वो बादशाह के हाथ में ही होता था, ठीक है। वह इनके बीच मध्यस्थता करता था, साथ ही सुनिश्चित करता था कि राज्य में शांति बने रहे। ये नहीं कि किसी भी धर्म को ज़्यादा हमने बढ़ावा दे दिया, किसी धर्म को सबसे कम कर दिया, ठीक है। तो क्या करते थे कि आपस में भाईचारा बनवा कर रखते थे, और जिससे कि ये लोग में मध्यस्थता बनी रहे, ठीक है। और मध्यस्थता रहेगी तो क्या होगा, राज्य में शांति बनी रहेगी, ठीक है। अब इसके बाद आता है एक अबुल फजल। कभी भी आप क्वेश्चन लिखते हैं तो कोशिश कीजिए कि किसी एक हिस्टोरियंस का एक नाम तो आप जरूर लिख दीजिए, ठीक है। जब आप अबुल फजल के बारे में बात करते हैं, अब अबुल फजल ने क्या कहा इसके सुलह कुल के बारे में, अबुल फजल सुलह कुल के आदर्श को अच्छे शासन का आधार बताते हैं। देखिए, कोई भी शासन तभी अच्छे से चल सकता है जब वहाँ का राजा और वहाँ के राज्य के जो निवासी हैं आपस में भाईचारा की तरह रहे, जब राज्य के निवासी आपस में एक साथ रहें, जब राजा पे उनका विश्वास हो, जनता को ऐसा नहीं लगे कि राजा मुझे केवल लूटने के लिए बैठा है, तो जब ऐसा लगता है तो वहाँ पे एक साथ चीज़ें ढंग से नहीं चल पाती है यहाँ पे। लेकिन अबुल फजल क्या बताते हैं कि सुलह कुल की जो नीति जो अपनाया था अकबर, ठीक है, अकबर ने जो ये सुलह कुल की नीति अपनाया था, एक अच्छे शासन की व्यवस्था आधार है ये, ठीक है। सुलह कुल में यूं तो सभी धर्मों के मतों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी, किंतु इसकी एक शर्त थी, यानी कि आप भाई देखो सब अपने अपने धर्म की रक्षा कीजिए, आप अपने धर्म की स्वतंत्रता है, आप अपने धर्म का पालन कीजिए, आप मंदिर जाइए, मस्जिद जाइए, गिरजाघर जाइए, कहीं भी जाइए, आप सब कुछ कीजिए। लेकिन हाँ, एक चीज बात ध्यान रहे कि वह राज्य की सत्ता को क्षति नहीं पहुंचाएंगे। ऐसा नहीं कि आपका कोई ऐसा कोई रूल है जिसकी वजह से राज्य पे कोई नुकसान हो रहा हो या फिर कोई हानि पहुंचाए, ठीक है। तो आपका कोई भी रूल्स ऐसा नहीं होना चाहिए जो हमारे राज्य पे हानि पहुंचाए, ठीक है।
मुगलों के अधीन अभिजात वर्ग एक मिश्रित वर्ग था। मिश्रित वर्ग का मतलब क्या है कि उसमें चाहे अभिजात वर्ग का मतलब है जो अपर लेवल के लोग होते हैं, ठीक है। मिश्रित वर्ग का मतलब ये होता है कि चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे राजपूत हो, चाहे ईरानी हो, चाहे तुरानी हो, चाहे अफगानी हो, सभी लोग को क्या क्या दिया जाता था, एक समान रूप में माना जाता था। एक समान रूप का मतलब यह है कि आपके नॉलेज के अकॉर्डिंग आपको क्या किया जाएगा, आपको पुरस्कार दिया जाएगा या फिर आपको किसी भी तरह का पदवी दी जाएगी, ठीक है। तो मुगलों के अधीन अभिजात वर्ग एक मिश्रित वर्ग था। इसमें ईरानी, तुरानी, अफगानी, राजपूत, धनी सभी शामिल थे और दिए गए पद एवं पुरस्कार पूरी तरह से राजा के प्रति निष्ठा पर आधारित था। निष्ठा पर आधारित का मतलब यह है कि जितनी आपके पास योग्यता थी उस अनुसार ही उनको क्या कोई भी पदवी या पुरस्कार दिया जाता है। ये नहीं कि तुम भाई तुम इस जाति से हो इसलिए तुम्हें ये पुरस्कार दे देंगे, तुम ये धर्म का पालन कर दो इसलिए हम तुम्हें ये दे देंगे, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं था। उनकी जो एबिलिटी होती थी, एबिलिटी के अकॉर्डिंग उनको क्या किया जाता था, उनको पुरस्कार दिया जाता था। साथ ही अकबर ने क्या किया था, 1563 में क्या किया था, उन्होंने तीर्थ यात्रा उन्होंने खत्म कर दिया था और 1564 में क्या किया, जजिया कर। अब तीर्थ यात्रा कर क्या होता था, आपने जोधा अकबर की मूवी में देखा होगा कि जो हिंदू तीर्थयात्री थे वो क्या करते थे और जो मुस्लिम तीर्थयात्री थे क्या कहते, जो मक्का वगैरह जाते थे यात्रा करने के लिए, हज की यात्रा करने के लिए, तो उन्हें टैक्स देना पड़ता था, ठीक है। तो उन्होंने क्या कर दिया कि तीर्थ यात्रा पर उन्होंने सारा का सारा टैक्स हटा दिया और 1564 में जजिया को समाप्त कर दिया। जजिया क्या होता था, जो एक नॉन मुस्लिम टैक्स है। अगर आप हिंदू हो, ठीक है, अगर आप हिंदू हो तो आपको एक टैक्स देना पड़ता था, ठीक है। या तो आप मुस्लिम कन्वर्ट हो जाओ तो आपको ये टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जब आप हिंदू हो तो आपको ये टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। तो उन्होंने क्या कर दिया कि दो उन्होंने क्या कर दिया, टैक्स खत्म कर दिया। एक तो तीर्थ यात्रा कर वाला टैक्स खत्म कर दिया, एक जजिया कर को खत्म कर दिया है, ठीक है। क्योंकि यह धार्मिक पक्षपात के प्रतीक थे। अब देखिए, जैसे कि आप मुस्लिम्स को अगर आप जाने के लिए आप एक फ्री यात्रा कर रहे हैं, ठीक है, वो अपने अल्लाह परवरदिगार की फ्री में जाके वो दर्शन कराते हैं, और वही हिंदू लोग तीर्थ यात्रा नहीं कर पाते, उनके लिए इनको एक्स्ट्रा टैक्स पे करना पड़ता था। तो इसलिए उन दोनों में फिर आपसी मतभेद हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, जो राज्य की जो जनता है वो आपस में बैर कर देंगे और राजा से पूछेंगे भैया आप ये बताओ ऐसे कैसे कर सकते हो, ठीक है। इसलिए इन्होंने क्या कर दिया कि पक्षपात को इन्होंने खत्म कर दिया और उन्होंने क्या कर दिया, जब ये खत्म हो जाएगा तो क्या आपस में बिल्कुल सहिष्णुता हो जाएगी। तो आखिर में आपको क्या लिखना है, इस प्रकार सुलह कुल मुगल साम्राज्य के एकीकरण का स्रोत था। ये जब ये पॉइंट आप क्लियर कर देंगे, आगे बढ़ने से फिर से बता दूं कि अगर आपको ये पॉइंट था बुक से जो मैंने पढ़ा है और इसी का मैंने ट्रांसलेट करके मैंने इंग्लिश में दे रखा है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बहुत जल्द आने वाला हूँ और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी अगर आपको जो कुछ भी चीज़ अच्छा लगे या फिर जो भी आपको सुधार की ज़रूरत है इस चैप्टर में, इस पूरे लेसन में, पूरे वीडियोज़ में, आप मुझे प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिख के बताइएगा। मेरा अभी स्टार्टिंग है ये, ठीक है। अगर कहीं भी लगता है कि आपको यहाँ इस पॉइंट पे आप मुझे सही करने की ज़रूरत है तो मैं उसको सही करने की कोशिश करूँगा। मैं बिल्कुल उसको सही ही करूँगा, ठीक है। आपको लगता है कि यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा मैप लगाना चाहिए या फिर कुछ एक्स्ट्रा और बातें ऐड करनी चाहिए तो आप मुझे बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में लिखिए, मैं उस चीज़ को फॉलो करूँगा, ठीक है। और जाने से पहले मैं फिर से बता दूँ, आपको ये सारी चीज़ें आपको PDF के फॉर्म में मिल जाएगी, आप जाके डिस्क्रिप्शन में जाके आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।